सो आज हम टुवर्ड्स दी लास्ट अपने लास्ट चैप्टर को कवर करेंगे, दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ने के बाद और अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपके लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको पढ़ने के बाद यू शुड बी क्लियर अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ द पार्टनरशिप, और फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन टेस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस। सो पार्टनरशिप इज अगेन व्हाट इट इज, अगेन अ फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। आप जैसे कंपनी एलएलपी फॉर्म करते हो वैसे ही आप एक पार्टनरशिप बिजनेस भी फॉर्म कर सकते हो। अब ये यहाँ पे आपको उसी के बारे में बताया गया है। तो ये देखिए पार्टनरशिप, एक तो ये वाला पार्ट है जो थोड़ा सा मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट अदरवाइज आपको फंडामेंटली काफी क्लियर मिलेगा। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू who have agreed to share the profits and which is to be carried on by all or any of them, right? तो वो एक आपका पार्टनरशिप है, राइट? और जो लोग यहाँ पे पार्टनर बनते हैं, पीपल हु एंटर इनटू द पार्टनरशिप, दे आर कॉल्ड एज द पार्टनर्स। पीपल हु एंटर इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस, दे आर कॉल्ड एज द पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली उनको क्या बोला जाता है? कलेक्टिवली उनको हम बोलते हैं फर्म। और जिस नाम से वो लोग बिजनेस करते हैं उसको हम बोलते हैं फर्म नेम, राइट? द नेम अंडर विच इट इज कॉल्ड एज फर्म नेम। सो पार्टनरशिप, पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम। फिर आप देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप। सो एलिमेंट्स ऑफ द पार्टी, तो ये एक आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप यहाँ पर इट इज अ एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, दो लोग या उससे ज्यादा लोग मिलकर ये बिजनेस को चलाते हैं। फिर ये जो पार्टनरशिप है ये अग्रीमेंट के थ्रू होता है एंड इट इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन सम बिजनेस एंड द अग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग देम फॉर ऑल, राइट? तो ये आपका पॉइंट है। तो इसमें देखिए एक एक करके सारे एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ बताया हुआ है कि इट शुड बी देयर, इट इज अ बेसिकली एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। सो एक पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपके पास कम से कम कितने लोग होंगे? दो लोग होंगे जो लोग मिलके एक साथ एक बिजनेस को एंटर करेंगे, राइट? एंड दे आर दे एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, ओके? तो दे एंटर इनटू एन अग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप और ये पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और द फर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द आईज ऑफ लॉ। ये आप ध्यान रखना, द फर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द आईज ऑफ लॉ। ये देखना, अ फर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड since it is not a person, it is not recognized in the eyes of law as a partner। और यहाँ पर आगे एक और पॉइंट बताया हुआ है कि क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? तो आंसर इज यस, आप माइनर को भी यहाँ पे पार्टनर बना सकते हो, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स एंड विद द कंसेंट ऑफ all the partners of the firm, and they can also be admitted for the benefits of the partnership। पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट यहाँ पे बताता है कि एक फर्म के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे? 50 पार्टनर्स होंगे या किसी एसोसिएशन में अगर 50 से ज्यादा पार्टनर होते हैं तो फिर उनको एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, मतलब या तो एलएलपी में कन्वर्ट करो या फिर उनको कंपनी के अंदर फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है? तो ये आपका बात यहाँ पर पहले पॉइंट में बताया। फर्दर अगर आप यहाँ पे देखते हो अग्रीमेंट, सो इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी एज अ रिजल्ट ऑफ द अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म कर रहे हैं। तो इनके बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए एंड देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट which is entered into by all the persons in concern। तो ऐसा नहीं कुछ लोग ही मिले, सारे के सारे लोग मिलकर यहाँ पे उस पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। नाउ दिस एलिमेंट रिलेट्स टू द वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। दस द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी वॉलंटरी और इट कैन बी कॉन्ट्रैक्चुअल। सो अगर ये सब मिलके एक साथ पार्टनरशिप में घुसते हैं तो वॉलंटरी, और अगर उसको एक अग्रीमेंट के तहत ये अंदर करवा देते हैं तो ये हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल। So an agreement between the partnership, this can be written, this can be expressed, right? It can be implied। So आपको ये देखना है कि ये जो agreement है इनका,
जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, तो सेम वे यहाँ पर भी वर्क करता है। सो ये जो अग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनरशिप, दिस कैन बी एक्सप्रेस कि आपने एक लिखित अग्रीमेंट बनाया और उसके तहत आप पार्टनरशिप में यहाँ पे जाते हो, और इट कैन बी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का क्या मतलब होता है, आप अपने एक्ट से, बाय द एक्ट्स डन ऑफ द पार्टनर्स यू कैन बी in implied partnership, and from a consistent course of the conduct followed showing a mutual understanding between them. It can be in oral, it can be in writing. तो ये एक आपके अग्रीमेंट के ऊपर बात हो रहा है। तो अग्रीमेंट नीड नॉट बी अ प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे आप जैसे अग्रीमेंट बनाते हो वैसा हो, हालांकि वो बनाना प्रेफरेबल होता है, बट अगर आप वो नहीं बनाते हो तो भी वो क्या है, एक पार्टनरशिप आ जाता है। देन यहाँ पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट देयर शुड बी सम बिजनेस। अब बिजनेस का क्या मतलब हो गया कि पार्टनरशिप इज फॉर द बिजनेस। तो जैसे एलएलपी के अंदर हमने देखा था कि बिजनेस होना चाहिए, सो बिजनेस में यहाँ पे सब कुछ कवर हो जाता है, एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। सो कल को आप में से कोई दो जन मिलके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं हम पार्टनर बन के फर्म खोलेंगे, तो क्या आप दोनों बिजनेस कर रहे हो? आंसर इज नो, बट यहाँ पर बिजनेस जो पार्टनरशिप एक्ट में है, it includes every trade occupation and profession also, and the existence of the business is very very essential, क्योंकि जब तक ये बिजनेस नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगा। तो एलएलपी cannot be formed for other than business purpose, पार्टनरशिप फॉर्म cannot be formed फॉर सम अदर बिजनेस। अब आप बोलोगे सर मैं और मेरा फ्रेंड हम मिलके सर चैरिटी करते हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप नहीं हुआ? देखो वो वैसे पार्टनरशिप हो गया, बट दिस इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी अग्रीमेंट है वो बिजनेस को लेके नहीं है, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। दूसरा, इस बिजनेस से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट को आप यहाँ पर शेयर करोगे। सो द सेकेंड मोटिव इज फॉर द एक्विजिशन ऑफ द गेन which leads to the formation of the partnership. Therefore, there cannot be any partnership. अगर आप यहाँ पर देखो तो clearly यहाँ पे लिखा है there cannot be a partnership where there is no intention to carry on the business and to share the profits. अब यहाँ पर बात आ रहा है टू शेयर द प्रॉफिट्स। सर व्हाट इफ मैं लॉसेस को शेयर नहीं करता, मैं सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करता हूँ, तो क्या होगा? देखो इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे लेट्स प्रिज्यूम, लेट अस प्रिज्यूम दैट ए और बी दोनों एक अग्रीमेंट में एंटर करते हैं और बोलते हैं कि हम साथ में बिजनेस करेंगे, ठीक है? हम पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस करेंगे और ये बोलते हैं हम पार्टनरशिप करेंगे। अब देखो पार्टनरशिप है या नहीं वो हमें जस्टिफाई करना है। ये बोलते हैं बिजनेस करेंगे, ए बोलता है कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे इस रेशो में 7:3। हम 7:3 में यहाँ पे प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, ये अगर प्रॉफिट हुआ तो। और अगर लॉसेस हुआ तो वो सारा का सारा लॉस किसका? वो 100% लॉस ए का, जीरो। ये देखो अगर लॉसेस हुआ तो क्या ये पार्टनरशिप वैलिड है कि नहीं है? क्या ये पार्टनरशिप वैलिड है कि नहीं? दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर डूइंग बिजनेस। ये बोलते हैं हम फेविकॉल मैन्युफैक्चर करेंगे, ग्लू ग्लू मैन्युफैक्चर करेंगे, और ग्लू मैन्युफैक्चर करके हम फैक्ट्री लगाएंगे, प्रॉफिट होगा तो हम आपस में 7:3 के बीच में शेयर करेंगे। और अगर लॉसेस हुआ तो लॉस ए बोलता है सिर्फ मेरा, उसमें बी आपका कोई भी शेयरिंग नहीं होगा। अब बताओ क्या ये करेक्ट है? क्या इस टाइप का पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा? आप लोग कमेंट सेक्शन पे अटेम्प्ट कर सकते हो। गौरव बोल रहे हैं नहीं। ओके, देखो लॉ क्या बोलता है, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। लॉ बोलता है प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। क्या यहाँ पे देखो बिजनेस है? क्या यहाँ पे बिजनेस है? आंसर इज यस। क्या ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? आंसर इज यस। तो दोनों एलिमेंट्स आपके मीट हो गए, तो ऐसा हो सकता है। दिस इज अ वैलिड पार्टनरशिप, दिस इज अ वैलिड पार्टनरशिप। व्हाई? बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रॉफिट शेयरिंग। अब आप इस पैराग्राफ को देखना, that there should be an agreement to share the profit. So this is an essential. So sharing of the profits is essential. Okay. आप अगर ये चेक करो तो ये देखो, the sharing
of the profits is essential feature of the partnership. There can be no partnership where only partner is entitled for the profits. मतलब ए और बी बोलते हैं हम साथ में बिजनेस करेंगे, लेकिन प्रॉफिट किसका? 100% प्रॉफिट किसका? ए का। बी को क्या मिलेगा? जीरो। ये अगर आपका पीएसआर है, ये अगर आपका पीएसआर है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग मतलब ये बेसिकली पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन अगर आप लॉसेस इस तरह से शेयर करते हो तो चलेगा। देखो, पार्टनर्स मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स दे मे चूज, बट ये वाला पॉइंट है, बट एन अग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट। ये आया आपको समझ में? इट इज ओपन to one or more partner to agree to share all the losses. However, in the event of losses, unless agreed otherwise, there must be bond in the same PSR ratio. तो इस केस में अगर आप चेक करो, ए और बी ने बोला कि हम पार्टनरशिप करेंगे, जिसमें ए बोलता है 70% प्रॉफिट मेरा होगा, 30% प्रॉफिट बी तेरा होगा, और लॉसेस हुए तो 100% लॉसेस मेरा, तुझे कोई लॉस बेयर नहीं करना। तो ये एक वैलिड पार्टनरशिप होगा बिकॉज देयर इज अ प्रॉफिट शेयरिंग। बट हाँ, अगर सपोज करो ये वाला क्लॉज नहीं होता, अगर ये वाला क्लॉज नहीं होता, तो ये तो ऑब्वियस सा बात है, जिस रेशो में आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो उसी रेशो में आप क्या करोगे? उसी रेशो में आप लॉसेस को शेयर करोगे। इज दिस क्लियर गाइस? दिस इज क्लियर? ओके। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखो, आपको बताया हुआ है बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या होता है आपको ये एक ध्यान रखना है, व्हाट इज अ बिजनेस। सपोज करो मैंने और गौरव ने, हमने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है? मैंने और गौरव ने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीद ली, लेट्स से एक 5 BH के अपार्टमेंट हमने खरीद लिया बैंड्रा में, ठीक है? और मैंने और गौरव ने ये 5 BH के अपार्टमेंट को रेंट पे दे दिया है, और हम ये रेंट को शेयर कर रहे हैं। 50% रेंट मेरा, 50% रेंट गौरव का। तो आप मुझे बताओ, क्या हम पार्टनर्स हैं? हाँ या ना? आर वी पार्टनर्स? कमेंट सेक्शन पे अटेम्प्ट करके बताओ, क्या हम पार्टनर्स हैं या नहीं? आप बताइए, क्या ये पार्टनरशिप है? तो यहाँ पे गौरव बोलते हैं हाँ, विजय इज सेइंग यस, आदित्य इज ऑल्सो सेइंग यस। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, आंसर इज नो, बिकॉज देर इज नो बिजनेस इन्वॉल्व। हम प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हैं, बट देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। हाँ, कल को अगर हम ऐसा बोलते कि मेरा गौरव का बिजनेस है कि हम अलग अलग जगह ऐसे प्रॉपर्टीज को लेते हैं और उसको रेंट पे देते हैं और फिर जो पैसा आता है उसको शेयर करते हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी हमने लिया और उसको लेट आउट करके रखा है, तो फिर यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा ये, ठीक है? तो देखो, को ओनर्स हु शेयर amongst themselves the rent derived from a piece of land are not partners. Why? Because there does not exist any business. इसके अलावा no charitable institution or a club can be floated in the form of a partnership. ये आया समझ में? अब तीसरा एग्जाम्पल आप देखो, एक्स एंड वाई वो कुछ कॉटन को परचेज करते हैं और फिर अग्री करते हैं कि हम उनको सेल करेंगे ऑन द जॉइंट अकाउंट एंड हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे इक्वली। इस केस में आप क्या बोलोगे? एक्स और वाई पार्टनर्स है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉटन खरीद के बेचने की बात कर रहे हैं, इसमें इनका बिजनेस है। इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, ध्यान रखना ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हो सकता है आपका जनरल परसेप्शन यहाँ पे काम नहीं आए, जैसे कि यहाँ पर हुआ। ओके, अब नेक्स्ट आप देखो, इधर आपके पास आता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इधर क्या बताया हुआ है? द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। तो कई बार हम वहां पर देखते भी हैं स्लीपिंग पार्टनर, इस तरह से करके टर्म आता है, तो सेम चीज यहाँ बताया हुआ है that the business must be carried on by all the partners or it can be carried on by any one or more of the partners acting for all. So this is called as the cardinal principle of the partnership. अब कार्डिनल प्रिंसिपल का क्या मतलब है? म्यूचुअल एजेंसी। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। एलएलपी में ऐसा नहीं होता था। एक पार्टनर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता था?
सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को, यहाँ पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. सो एनी एक्ट ऑफ वन पार्टनर in the course of the business of the firm is in fact an act by all the partners. So each partner is carrying the business of is carrying on the business is basically principal, as well as the person is agent for the other partner. He is an agent insofar as he can bind the other partners by his act. And why he is principal? Because he can also, or basically he is bound by the acts which is done by the other partners. तो जैसे एक प्रिंसिपल अपने एजेंट के एक्ट्स पे बाउंड हो जाता है, ये भी वैसे बाउंड हो जाएगा. और ये जैसे एजेंट अपने प्रिंसिपल को बाइंड कर देता है, तो सेम वे ये अपने बाकी पार्टनर्स को बाइंड करके रखेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इट मस्ट बी नोटेड दैट द ट्रू ट्रस्ट ऑफ द पार्टनरशिप इज व्हाट? इट इज म्यूचुअल एजेंसी रादर देन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. कई बार एग्जाम में इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको वो बोलेगा कमेंट. ठीक है, ये कमेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है. तो वहां पर आप क्या लिखोगे? वहां पर आप यही स्टोरी लिखोगे दैट इन केस ऑफ दिस, आप ये आंसर कमेंट करके रखोगे. आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे केडी कामत एंड कंपनी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्टनरशिप एक्ट में आपके दो चीजें सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, दो कंडीशंस. एक तो इनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए. अब अग्रीमेंट कैन बी ओरल, अग्रीमेंट कैन बी रिटन, ओके, और अग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस, इट कैन बी इम्प्लाइड. देयर शुड बी एन अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स एज वेल एज द लॉसेस. ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या बताया हुआ है? द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग देम फॉर ऑल. तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे within the meaning of this. The fact that the exclusive power and control by agreement of the partner is vested in one partner, or the future further circumstances that only one partner can operate the bank account or borrow on behalf of the firm does not destruct, or basically is not destructive to of the theory of the partnership provided the two conditions are satisfied. अब इसका क्या मतलब हो गया? देखो कई बार ऐसा होता है A प्लस B प्लस C प्लस D, ये चारों जने मिलके पार्टनर्स बन गए. अब यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं, ए बोलता है मैं फैक्ट्री संभालूंगा. ठीक है, बी बोलता है मैं यहाँ पे जो फाइनेंस है अकाउंट्स उसको संभालूंगा. सी बोलता है मैं यहाँ पे मार्केटिंग संभालूंगा. ठीक है, और डी बोलता है मैं सारा का सारा लीगल कंप्लायंस संभालूंगा. तो ये इन्होंने इस तरह से पार्टनरशिप फॉर्म किया. कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं. चार अलग अलग फील्ड के फ्रेंड्स हैं, वो मिलकर एक पर्टिकुलर फैक्ट्री लगाते हैं, तो ये सिनेरियो हुआ. अब मुझे एक बात बताओ, बी बोलता है सिंस मैं फाइनेंस का काम संभाल रहा हूँ तो बैंक अकाउंट में मैं ऑथराइज सिग्नेटरी रहूंगा, आप लोग मत रहना. यहाँ पर इसको बोला फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ऐसा मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री बता रहा हूँ. यहाँ पर ये बी ने बोला मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहा हूँ तो बैंक अकाउंट्स वगैरह मैं करूंगा, तो सब सिग्नेचर मेरे हैं. तो क्या सिर्फ इस वजह से आप ये बोलोगे कि नहीं ये लोग पार्टनर्स नहीं है? आंसर इज नो. तो यही पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर एक एक्सक्लूसिव पावर और कंट्रोल बाय एन अग्रीमेंट किसी एक पार्टनर को दे दिया गया है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपके ये पार्टनरशिप नहीं है. बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये दो कंडीशंस जो है मेंशन्ड, ये आपके सेटिस्फाइड हो. ओके, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? ओके, ओके. फिर देखो ट्रू टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, ये यहाँ पर बताया हुआ है कि व्हाट आर द ट्रू टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप. तो इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज अ फर्म और नॉट, बट उसके लिए आपको क्या क्या यहाँ पर देखना होगा. तो देयर शुड बी एन अग्रीमेंट. सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि एक अग्रीमेंट है. दूसरा, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स. करेक्ट. देखो यहाँ पर ध्यान रखना, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स है, एंड लॉसेस नहीं लिखा है, प्रॉफिट. फिर आप देखो द बिजनेस इज कैरिड ऑन
बाय ऑल ऑफ देम, मतलब बेसिकली वन एक्टिंग फॉर ऑल और ऑल एक्टिंग फॉर वन। तो यहाँ पर देखो अग्रीमेंट, सो पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट एंड नॉट बाय द स्टेटस। अब इस लाइन का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। ये वो जैसे बोलते हैं ना कि आप पैदा हो गए इसलिए आप पार्टनर बन गए हो, ऐसा नहीं होता, इट इज बाय स्टेटस। तो बेसिकली यहाँ पर ये टारगेट कर रहे हैं किसको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या आप पार्टनर बन जाते हो पैदा होते ही? आंसर इज यस, द मोमेंट यू आर बॉर्न यू आर अ को पार्टनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि पार्टनर का बेटा ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा, ऐसा नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया कि इट इज बाय एन अग्रीमेंट, इट इज नॉट बाय द स्टेटस। और स्टेटस से इन्होंने किसको टारगेट किया है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होता है, जैसे आप इनफैक्ट ये देखोगे बर्मा के जो बुद्धिस्ट है, ठीक है, उसमें हस्बैंड और वाइफ अगर मिलके पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब हस्बैंड और वाइफ मिलके अगर बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं तो दे आर कैरिंग ऑन द बिजनेस, आर नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेस, मतलब इवन दो अगर वो साथ में मिलके कर रहे तो। सेम वे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आता है, तो देयर शुड बी एन अग्रीमेंट कि ये लोग अग्री करें। फिर आता है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। तो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉफिट्स और द ग्रॉस रिटर्न्स arising from the property or holding a joint property or a common interest in that property that does not itself make them the partner। जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला केस कि गौरव और मैं, हम अपार्टमेंट को, ये वाला कि हम दोनों, गौरव और मैं, हम दोनों एक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं और वो मेरे को, मतलब हम 50-50% रेंट को शेयर कर रहे हैं, तो खाली उससे बिजनेस नहीं होगा। शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स के लिए क्या रहना चाहिए, कुछ बिजनेस होना चाहिए। द रिसिप्ट ऑफ द पर्सन of the share of the profit or business or the payment contingent upon the earning of the profit or varying with the profit of the business। ये ध्यान रखना होगा, बिजनेस होगा and does not itself just make the partner। जैसे यहाँ पर एक और चीज बताया, चलो इससे रिलेटेड एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस पॉइंट से रिलेटेड मैं बताता हूँ। सी, गौरव ने और मैंने, हम दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, वो 5 BHK वाला नहीं, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। हमने किसी से उधार लिया, हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आप मुझे बताओ हम क्या उनको उनको प्रॉफिट दे रहे कि नहीं दे रहे? आप बताओ हम उनको प्रॉफिट दे रहे कि नहीं दे रहे? अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ अपने बैंक को तो एक तरीके से मैं प्रॉफिट ही तो बांट रहा हूँ ना अपना, हाँ या ना? आप करेक्ट। सेम वे आप अगर देखो मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा हूँ तो एक तरीके से मैं उसको भी तो क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट ही तो बांट रहा हूँ, राइट। तो लॉ बोलता है इसको ऐसे प्रॉफिट बांटने को प्रॉफिट बांटना नहीं बोलेंगे। प्रॉफिट बांटना मतलब प्रॉपर जो आप प्रॉफिट बांटते हो। सॉरी, तो यहाँ पर वही बताया हुआ है दैट द रिसिप्ट ऑफ सच शेयर ऑफ द पेमेंट बाय द लेंडर, बाय द सर्वेंट और बाय द एजेंट, या फिर सपोज करो किसी पार्टनर का डेथ हो गया, उसके बच्चे को, उसकी वाइफ को अगर हम पैसे दे रहे हैं या उसके फैमिली को अगर हम पैसे दे रहे हैं, सो बाय अ विडो, चाइल्ड ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, राइट, और प्रीवियस ओनर और द पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस, बेसिकली गुडविल का शेयर लेके जा रहा है, दैट इटसेल्फ डज नॉट मेक द पर्सन एज द partner। So sharing of profit should be there and the business should be there. But sharing of profit means sharing of profit in the capacity of a partner and not like this। तो इन सारे कैपेसिटीज में अगर आपको पैसा मिल रहा है तो फिर आप वहां पे पार्टनर नहीं हो। And as discussed earlier, sharing of profit is essential to constitute a partnership business, but it is only a prima facie evidence। अब किसी ने मेरे से एक बार पूछा था प्राइमा फेसी एविडेंस क्या होता है, तो प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, एक बार देखकर तो यही लग रहा है। लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस क्या होगा, जब हम ठोक बजा के बोल सकेंगे हाँ ये ऐसा ही है। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई मूवीज वगैरह में आप देखते हो तो सस्पेंस थ्रिलर वगैरह में कैसे लगता है कि शुरू में एक बार डाउट होता है कि ये ही इसी ने खून किया होगा, ठीक है, तो वो प्राइमा फेसी एविडेंस एक बार वैसा दिखता है। लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है, जब आपके अगेंस्ट या उस इंसान के अगेंस्ट सबूत वगैरह मिल जाते हैं तो हम बोलते हैं अब हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस आ गया कि इसी ने खून किया है। तो ये दो पॉइंट्स आता है, प्राइमा फेसी एंड कंक्लूसिव एविडेंस। तो यहाँ पर वही बताया कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है इट इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस। द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स और द ग्रॉस रिटर्न अक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड ऑल, ये सब नहीं। जो आपका कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा, ठीक है,
कंक्लूसिव एविडेंस यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपका म्यूचुअल एजेंसी जो है ये आपका होता है कंक्लूसिव एविडेंस, वन एक्टिंग फॉर ऑल एक्टिंग फॉर वन। ठीक है, तो देखो फिलहाल एक बार यहाँ पढ़ते हैं। द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स और द ग्रॉस रिटर्न अक्यूरिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय person holding joint or common interest in the property would not by itself make such person partner, although the right to participate in the profit is a strong test। ये ध्यान रखना, right to participate in the profit is a strong test of partnership, and there are cases whereupon simple participation of profit there is a partnership, yet whether the relation does or does not exist must depend upon the whole contract between the parties, जिसके अंदर business और mutual agency आ जाएगा। Where there is an express agreement between the partners to share the profits of the business and the business is carried on by all or any of them, then there will be no difficulty in the light of the provision of section 4, क्योंकि यही तो section 4 clearly बोलता है। But the task becomes difficult where either there is no specific agreement or the agreement is such that does not speak of the partnership। In that case आप क्या करोगे? In that case आप टेस्ट करोगे। देखो सिंपल सा एक पॉइंट मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या होगा सिनेरियो, कई बार हमें एक तरीके से पता नहीं चलता। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ लॉ में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है। ठीक है, लॉ में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि आपका अग्रीमेंट होना चाहिए, रहना चाहिए। फिर आता है लॉ के अंदर ग्रे एरिया। अब ग्रे एरिया क्या होता है? बेसिकली वहां पर कुछ भी क्लियरली नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ग्रे एरिया का मतलब वहां पर कुछ क्लियरली नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर आपको आपका लॉ का इंटरप्रिटेशन स्किल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इंटरप्रिटेशन स्किल्स को यूज करोगे एंड उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे वेदर और नॉट ये सिचुएशन है कि नहीं है। जैसे आपको मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ तो मुझे अपने आप को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जैसे बैंकिंग एक्टिविटी होता है तो मुझे इस तरह से, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना है तो मुझे सेबी से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब सेबी बोलता है इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एडवाइस होता है जब आप किसी को बोलते हो शेयर को खरीद लो, शेयर को बेच लो, होल्ड कर लो। ठीक है, नॉट जस्ट शेयर, और भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सब के लिए आप जब एडवाइस देते हो फॉर शेयर्स, फॉर म्यूचुअल फंड्स, फॉर डिबेंचर्स, फिर इसी तरह से फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, ठीक है, इंश्योरेंस, ये सब जब आप करते हो तो आप क्या हो? आप किसी के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो। ठीक है, सिंपल सिनेरियो। अब आप क्या करते हो? आप बोलते हो मैं तो खाली क्या करता हूँ, मैं तो खाली बेसिकली इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता, मैं तो बस खाली ऐसे ही लोगों को बोल देता हूँ कि सिक्योरिटी बाय कर लो, अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, और मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आप मुझे बताओ क्या सेबी मेरे को पिनलाइज कर सकता है कि तुमने अपने आप को रजिस्टर किए बिना इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना शुरू कर दिया? क्या सेबी मेरे को पिनलाइज कर सकता है इस केस में? कैन सेबी पिनलाइज मी इन दिस केस दैट you are giving investments advice but you are still not yet registered as an investment advisor? क्या ऐसा कर सकता है? आंसर इज यस। अब भले ही मैं अपने आप को बोलूं मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, मैं तो लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, सेबी बोलेगा नाम से कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर बोलो खुद को या कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? यू आर गिविंग अ एडवाइस, यू आर गिविंग एडवाइस ऑन द इन्वेस्टमेंट्स, सो टेक्निकली यू आर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और आपको हमारे पास से रजिस्टर करवा लेना चाहिए था। आप बताइए सिनेरियो समझ में आया आपको? गाइस ये आपको सिनेरियो समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? राइट, कि आपको आपके एक्टिविटीज के थ्रू देखा जाएगा। गौरव ने यहाँ पे बोला है लेकिन सर आपने एडवाइस थोड़ी ना दिया, आपने बस ऐसे ही बोल दिया। हाँ, तो यहाँ पर चलो थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं। मैंने ऐसे ही बोल दिया मतलब ऐसे ही मतलब कैजुअल में नहीं, मतलब मैं लोगों को इस तरह से बता रहा हूँ ये शेयर आप ले लो, बाय दिस शेयर, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे
तेरे तू और मैं हम मिले और मैंने तेरे को बोला आई हैव बीन डूइंग दिस, मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि मुझे पैसे दो और मैं आपको बताऊंगा कौन सा शेयर आपको खरीद लेना चाहिए, और मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, या बोलता है मैं स्टॉक एडवाइजर हूँ, वो इस तरह से करके अपने आप को नाम देता है कि मैं स्टॉक एडवाइजर हूँ, राइट। वो बोलता है मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, मैं स्टॉक एडवाइजर हूँ। बोला क्यों? बोला मैं तो खाली शेयर्स के लिए बाय कॉल देता हूँ शेयर, राइट। तो यहाँ पर वो आता है, तो बेसिकली आपके एक्टिविटीज से आपको जाना चाहेगा, आपके नाम से आपको नहीं जाना चाहेगा। आए आपको समझ में? मतलब नाम तो है ही ऑब्वियसली, पर आपकी हरकतों से भी जाना जाएगा कि आप क्या हो क्या नहीं हो। ठीक। सी जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। ठीक। अब सपोज करो मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ, उसके लिए मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया। अब दिन में अगर मैं 15 घंटे काम करता हूँ, तो 15 घंटे में 14 घंटे में खाली टीचिंग करता हूँ, और 1 घंटे का कुछ जो काम होता है ऐसे ही इधर उधर कुछ करता हूँ। तो आप मुझे बताओ, क्या आप मेरे को एज अ प्रोफेसर बोलोगे, या आप मुझे एज अ कंपनी सेक्रेटरी बोलोगे, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बोलोगे? आप क्या बोलोगे? सर भले ही आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे लिया हो, बट आप देखो आप दिन में 10-12 घंटे तो आप पढ़ा ही रहे हो। तो यस, यू आर ए प्रोफेसर, यू आर एन एकेडमिशियन, यू आर अ टीचर, करेक्ट। बट हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 15 घंटे काम करता हूँ, 15 घंटे में 2 घंटे मैं टीचिंग करता हूँ, 3 घंटे टीचिंग करता हूँ, बाकी 10-12 घंटे जो मेरा मेजोरिटी टाइम है वो मैं प्रैक्टिस का ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर? हाँ, तब आप प्रैक्टिस एक कंपनी सेक्रेटरी हो। सिनेरियो समझ में आया? तो जस्ट बिकॉज आई हैव टेकन द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बाय डिफॉल्ट इट डज नॉट से दैट आई एम इनटू द प्रैक्टिस ऑल्सो। ठीक है, कई लोग ऐसा करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीए का भी ले लेते हैं और सीएस का भी ले लेते हैं कई लोग ऐसे, और पर वो प्रैक्टिस करते नहीं है। वो एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो या तो बिजनेस कर रहे होते हैं या कई लोग टीचर बन जाते हैं। ठीक है। तो वहां पर इसका ये मतलब नहीं होता कि आप प्रैक्टिस के अंदर, मतलब यू आर अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आया? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। सो सेम चीज यहाँ पर भी बताया हुआ है कि आप सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, तब तो मतलब कोई दिक्कत मतलब नहीं है। आपका अग्रीमेंट्स जो है वो सब अगर सब कुछ क्लियरली बता रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है और आप इस तरह से प्रॉफिट्स वगैरह को शेयर कर रहे हो, और आपको डिटरमाइन करना है कि ये दो लोग पार्टनर्स है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? म्यूचुअल एजेंसी का टेस्ट लेना पड़ेगा, और म्यूचुअल एजेंसी का जो टेस्ट है वो कंक्लूसिव होगा। सो इन दिस सच सिचुएशन द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप इज वेरी मच इन हेल्पफुल in reaching the conclusion in this regard, where we say that each partner carrying on the business is the principal as well as the agent of the other partner. So the act of one partner done on behalf of the firm binds all the partners, and if the elements of mutual agency relationship exist between the parties constituting the group which is formed with a view to earn the profit in running the business, a partnership may deem to have exist. अब ध्यान रखना, ऐसे में ये लोग बोले कि नहीं नहीं हम तो पार्टनर्स नहीं है, हम तो बस खाली एसोसिएट्स है और हम तो एज फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो आप बोलोगे नहीं भाई, आपके काम से, आपकी हरकतों से आपने क्या कर दिया? आपने इम्प्लाई कर दिया, इट्स इम्प्लाइड दैट इट इज अ पार्टनरशिप, इट इज डीम्ड टू बी पार्टनरशिप। आप बताइए, क्या ये क्लियर हुआ आपको? क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? So, so the existence of mutual agency, which is the cardinal law principle of partnership law, is very much useful in reaching the conclusion. ठीक। ये रिपीटेड पॉइंट्स आपको बताया। अब देखो, ये एक केस लॉ है, इस केस लॉ के अंदर ऐसे बताया हुआ था कि फॉलोइंग वेट्स आर being put on the Supreme Court to reach a conclusion where there is no partnership between the parties। तो एक बेसिकली केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं यार, इन दो लोगों के बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं है। उस केस में क्या हुआ था? सबसे पहला तो उनके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं था कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। दूसरा, उन्होंने कोई अकाउंट्स वगैरह को मेंटेन भी करके नहीं रखा था जिसको आप देख के बता सको कि हाँ इन्होंने इतने इतने टाइम में इतना इतना गुड्स को खरीदा बेचा, इतना ट्रेडिंग किया। इसके अलावा इन्होंने कोई बैंक अकाउंट भी अलग से ओपन नहीं किया था। देर वॉज नो अकाउंट विच वॉज ओपन विद एनी ऑफ द बैंक। तो आपने अगर कोई बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं किया तो भी आपको नहीं जाएगा। इसके अलावा नो रिटर्न इंटीमेशन वॉज कन्वेड
to the deputy director of the procurement with respect to the newly created partnership. तो आपने कहीं पर इंटीमेशन भी नहीं दिया कि हम एक नए पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे, मतलब आप कैसे बोलोगे कि आप पार्टनरशिप में यहाँ पर हो? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस तरह से। इज दिस क्लियर गाइस? दिस इज क्लियर? ओके, अब पार्टनरशिप को अलग अलग के साथ अगर आप चेक करो तो लीगल स्टेटस, यहाँ पर लीगल स्टेटस नहीं है, यहाँ पर लीगल स्टेटस है। इसके अलावा एजेंसी, आप यहाँ पे बोलोगे यस दे आर एजेंट्स, बट यहाँ पे मेंबर और कंपनी एक दूसरे के एजेंट्स नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स, दिस इज एज पर द पार्टनरशिप डीड, और यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है, दीज आर डिक्लेयर्ड, डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड, तभी आप पे करते हो। यहाँ पर लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, और यहाँ पर लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। हावेवर अनलिमिटेड कंपनी का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। यहाँ पर क्या होगा? जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसके वो क्या है? जॉइंट ओनर्स, ठीक है, दे आर द जॉइंट ओनर्स, राइट। एंड कंपनी के केस में इट इज द प्रॉपर्टी विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स, दे आर नॉट द जॉइंट ओनर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो एक इंसान अगर अपना पार्टनरशिप बिजनेस से शेयर ट्रांसफर करना चाहता है किसी और को, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बाकी पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी वो ट्रांसफर कर सकता है। अब गौरव सपोज करो पार्टनरशिप बिजनेस में है, एंड गौरव यहाँ पर ये बोल रहा है कि आई वांट टू गिव माय पार्टनरशिप शेयर टू अनुश्री, और वो एग्जिट लेना चाहता है, तो क्या वो ऐसे सीधा ट्रांसफर करेगा? आंसर इज नो। यहाँ पर गौरव को मेरे से कंसेंट लेना पड़ेगा कि क्या मैं कंफर्टेबल हूँ कि अनुश्री पार्टनरशिप बिजनेस में रहे कि ना रहे, उसके हिसाब से। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में आप फ्री हो टू ट्रांसफर द शेयर्स। हालांकि आप कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, उसके अलावा अगर आप ब्रॉडली चेक करो तो इट इज व्हाट, इट इज फ्री, यू कैन फ्रीली ट्रांसफर। मैनेजमेंट में ऑल पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, यहाँ पर लेकिन क्या होगा? खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेज कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप बिजनेस का कंपल्सरी नहीं है, और अनरजिस्टर्ड तो कंपनी हो ही नहीं सकता। वाइंडिंग अप, इट कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ऑल द पार्टनर्स अग्री, और यहाँ पर वाइंड अप करने के लिए आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, जो कि आपका नाम को स्ट्राइक ऑफ करेगा, या फिर आरओसी जाके आपके कंपनी के नाम को स्ट्राइक ऑफ करेगा। नंबर ऑफ मेंबर्स, सो हियर द नंबर ऑफ मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड। एक मिनट रुको, मैं सेक्शन 464 में एक बार ये पॉइंट चेक कर लेता हूँ। ये दो बार अलग अलग पॉइंट दे दिया है। आई थिंक इट इज 100 ओनली। तो ये 100 है, सॉरी, एक्ट के अंदर 50 लिखा हुआ है, बट रूल्स में 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस समय किसको मानोगे? 100 को मानोगे। रूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपके कितने हो सकते हैं? इधर यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट, आप जितने मर्जी पार्टनर्स को अपॉइंट करो, ठीक है। फिर ड्यूरेशन, तो यहाँ पर कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, और इनका ड्यूरेशन कैसा है? सारे के सारे पार्टनर्स अगर मर गए तो फिर यहाँ पे बिजनेस भी आपका खत्म हो गया। अब पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, ये तो आप देख लो, ये बेसिकली बिजनेस के लिए होता है, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। रिलेशनशिप, जो भी मेंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स, और यहाँ पर जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर्स। इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, पार्टनर हैज द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, एंड मेंबर जो होते हैं उनका क्लब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। चेंज इन द पार्टनर्स कैन अगेन डिसॉल्व द एग्जिस्टेंस, बट चेंज इन द मेंबरशिप डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। तो क्लब और इसके बीच में ये मुझे लगता है एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। कम पार्टनरशिप बिजनेस और एचयूएफ में, तो मोड ऑफ क्रिएशन, इट इज क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट, एंड दिस इज क्रिएटेड बाय द स्टेटस ओनली, ठीक है। और डेथ ऑफ द पार्टनर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेथ ऑफ द पार्टनर में वो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा जब तक आप बिजनेस को डिवाइड नहीं करते। मैनेजमेंट में यहाँ पे सारे पार्टनर्स इक्वली मैनेज करते हैं,
ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इट इज द कर्ता हु प्लेज द मेजर रोल हियर, ठीक है। अथॉरिटी टू बाइंड, वन पार्टनर कैन बाइंड ऑल अदर, यहाँ पर कर्ता हैज द अथॉरिटी एंड द अदर मेंबर्स इन द फैमिली। यहाँ पर फिर देखिए लाइबिलिटी, इधर लाइबिलिटी है अनलिमिटेड, और एच के अंदर भी जो कर्ता होता है, कर्ता की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, ठीक है। बाकी जो पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। फिर कॉलिंग फॉर द अकाउंट्स क्लोजर, तो एक पार्टनर जो है वो यहाँ पर डिसोल्यूशन के लिए बोल सकता है, लेकिन सेपरेशन और सबका बात हो तो ऑन द सेपरेशन ऑफ दिस अ मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द अकाउंट्स ऑफ द फैमिली बिजनेस। गवर्निंग लॉ, इधर इनका पार्टनरशिप एक्ट है, इधर हमारे पास हिंदू लॉ है। माइनर कैन नॉट बिकम द पार्टनर until all the partners gives their consent, and also he can become partner only for the benefits of the partnership। पर हिंदू लॉ के हिसाब से जैसे ही आप बॉर्न होते हो वैसे ही आप वहां पर पार्टनर बन जाते हो, बेसिकली को पार्टनर बन जाते हो। कंटिन्यूटी, फर्म तब तक रहेगा जब तक आपके पार्टनर्स उसको बंद नहीं करते या फिर इंसॉल्वेंट नहीं होते। ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये कंटिन्यू रहता है जब तक कि ये डिवाइड नहीं हो। नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर जैसे बताया 50, और रूल्स के हिसाब से 100 है। एच के अंदर इट कैन बी अनलिमिटेड। शेयर इन द बिजनेस, ये अग्रीमेंट्स के हिसाब से डिसाइड होता है, एंड कोई को पार्टनर का डेफिनेट शेयर नहीं होता। इनके जो शेयर्स होते हैं वो बेसिकली शिफ्ट होते रहते हैं। किसी का ज़्यादा बच्चा पैदा हो गया तो उसके शेयर ज़्यादा हो जाएंगे, किसी का बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसके शेयर्स कम होंगे, अकॉर्डिंगली इस तरीके से रहता है। एंड पार्टनरशिप और को ओनरशिप में वो डिफरेंस आ गया जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मैं और गौरव 5 BHK अपार्टमेंट, ओके। द 5 BHK अपार्टमेंट, उसको अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो हम वहां पर क्या है, वी आर जस्ट द को ओनर, वी आर नॉट द पार्टनर्स हियर, राइट। फिर पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन, तो दिस इज फाइन। एसोसिएशन एक सिविल सोशल कॉज के लिए आपका यहाँ पर रहता है, चैरिटेबल के लिए। अब देखो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप दैट इज देयर, ये एग्जाम के अंदर आपके लिए वापस मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो यहाँ पर कैसे आता है, बोला एक है आपके पास पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब हो गया कि आपने कोई फिक्स पीरियड डिसाइड करके नहीं रखा है, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब है, अपनी मर्जी से। विल का मतलब होता है अपनी मर्जी, तो आपने कोई भी फिक्स पीरियड डिसाइड करके नहीं रखा कि इतने ड्यूरेशन के लिए आपका पार्टनरशिप रहेगा, राइट। एंड देयर इज नो प्रोविजन विच इज मेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। सो द टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ पार्टनरशिप विच विल बी रिगार्डेड एज पार्टनरशिप एज विल, कि आपने कोई ड्यूरेशन वगैरह सब सेटअप करके नहीं रखा। तो यहाँ पर क्या होता है, वेयर अ पार्टनरशिप इज एंटर्ड फॉर अ फिक्स टर्म, then after that fixed term it will be treated as partnership at will। तो देखो एक है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, दूसरा है पार्टनरशिप एट विल। फिक्स पीरियड में हमारा टाइम जो है वो स्पेसिफाइड है, यहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। अब आप एक सिंपल एग्जांपल लो, इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मतलब है ये आपको मैं समझाता हूँ। गौरव ने और आदित्य ने, ठीक है, एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया। उन्होंने बोला ये पार्टनरशिप बिजनेस हम चलाएंगे 5 सालों के लिए। तो आप ध्यान रखना, अप टू 5 इयर्स, अप टू 5 इयर्स ये जो बिजनेस है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। आफ्टर दैट अगर ये एक नया अग्रीमेंट में एंटर करते हैं तब तो बात अलग है। आफ्टर दैट ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम पार्टनरशिप एट विल, विच मीन्स इसके बाद या तो गौरव या आदित्य दोनों में से कोई भी एक नोटिस देगा और बिजनेस से निकल जाएगा, एंड वो नोटिस दे के एग्जिट कर सकता है। लेकिन अगर फिक्स पीरियड के लिए है तो यू कैन नॉट डू द एग्जिट लाइक दिस, मतलब जब तक वो आपका ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप एग्जिट नहीं कर सकते। सो फिक्स पीरियड के लिए अगर है तो इट इज बेसिकली बाइंडिंग, ये टाइम बाउंड हो गया आपके लिए। आप बताइए क्या ये आपको समझ में आया? ओके, तो ये आपका पॉइंट आता है। अब देखो, द पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व्ड बाय जस्ट गिविंग द नोटिस और बाय इन राइटिंग टू द अदर। लेकिन पार्टनरशिप फॉर द फिक्स पीरियड होगा, तो यहाँ पर आप ड्यूरेशन फिक्स करते हो, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फॉर द फिक्स पीरियड। नाउ इट इज अ पार्टनरशिप विच इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एंड सच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स्ड पीरियड। ओके, इज दिस क्लियर? फिर आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
पर्टिकुलर पार्टनरशिप का क्या हो गया कि हमने बिजनेस जो किया है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए किया है। लेट्स से गौरव और आदित्य ये दोनों पार्टनरशिप में एंटर करते हैं और हम बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं हम मेडिसिन को बेचेंगे, ओनली मेडिसिन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा, एनी पर्टिकुलर एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब ये नहीं कि आप वो इमेजिन का दिमाग में को, एडवेंचर मतलब ये कोई आपका बिजनेस, अ पर्टिकुलर एडवेंचर और फॉर अ पर्टिकुलर अंडरटेकिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, एक सिंगल एडवेंचर के लिए फॉर द कंडक्ट ऑफ अ कॉन्टिन्यूस बिजनेस, ये बोलते हैं हम लगातार जब तक हमारा बिजनेस साथ साथ में चल रहा है तब तक हम यहाँ पे, आइदर इट कैन बी पार्टनरशिप एट विल और इट कैन बी पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, जो भी टाइम पीरियड है ये बोलते हैं हम मेडिसिन को बेचेंगे। तो ये हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, गौरव और आदित्य बोलते हैं हम दोनों भाई भाई, ठीक है, तो जो भी बिजनेस हम लोग करेंगे वो साथ में करेंगे। इस समय हम यहाँ पर बेच रहे हैं मेडिसिन, कल को अगर हमें कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो हम एक कैफे भी खोल लेंगे, कल को और हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो हम शेयर्स का ट्रेडिंग भी शुरू कर देंगे, कल को कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचने लग जाएंगे, देर इज नो प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गया, जनरल बिजनेस। सो वेर अ पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू द बिजनेस इन जनरल, इट इज कॉल्ड एज अ जनरल पार्टनरशिप। सो इट इज डिफिकल्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर एडवेंचर जिसके लिए किया। लेकिन जनरल पार्टनरशिप में क्या होगा, इनमें से सब में कहीं पर भी कुछ लॉस होगा, दोनों के दोनों बराबर लाइबल होंगे, राइट। यहाँ पर तो वो सिर्फ एक ही चीज के लिए लाइबल है। आप बताइए, इज दिस क्लियर, राइट? ओके, देन यू सी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या रहता है, देखो ये जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, इस अग्रीमेंट को आप क्या करते हो, रजिस्टर करवाते हो। जैसे ही इस पार्टनरशिप को आप रजिस्टर करवा लेते हो, ये बन जाता है डीड। तो देखो, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ द अग्रीमेंट एंड नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज इज रिक्वायर्ड फॉर द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। इट कैन बी रिटन और इट कैन बी फॉर्मल, formed verbally, but it is desirable to have a partnership in writing so that आप future में disputes को avoid कर सको। Now the documents which contain the various terms and conditions of the relationship of the partners is called as partnership deed। और basically partnership deed क्या हो गया, it is drafted, the agreement is drafted and it is stamped accordingly। तो जो agreement आपका register हो गया, stamped हो गया, it becomes what, it becomes a partnership deed। guys is this clear? I think accounts में भी कहीं ना कहीं आपको ये थ्योरी मिलेगा। पहले मेरे को ध्यान है सीपीटी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप अग्रीमेंट, तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू होता, बोथ आर रजिस्टर्ड, वन इज रजिस्टर्ड, अदर इज नॉट रजिस्टर्ड, इस तरह से करके। सो अग्रीमेंट, और जब ये अग्रीमेंट होता है आपका रजिस्टर, तो ये बन जाएगा आपके लिए क्या, ये बन जाएगा आपके लिए डीड, ये पार्टनरशिप डीड हो गया। ओके, ये देखिए, पार्टनरशिप डीड में कंटेन व्हाट ऑल द फॉलोइंग थिंग्स, so these can contain the name of the partners, name of all the partner, basically name of the firm, name of the partners, आप किस तरह का बिजनेस करोगे, कब इसको कंटिन्यू कर रहे हो, स्टार्ट करते हो, क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इसके क्या हमारे पॉलिसी होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल ड्रॉइंग्स एंड लोन्स। फिर यहाँ पर आ जाएगा कि हम अकाउंट्स को किस तरह से सेटल करेंगे जब डिसोल्यूशन होगा, क्या किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर को अगर हमें निकालना है तो क्या होगा। देखो ध्यान रखना, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये दो अलग बात है। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर मतलब यहाँ पर आपको जबरदस्ती निकाला जा रहा है ड्यू टू द ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी, या फिर आपने कुछ फ्रॉड किया, तो अब आपको पार्टनरशिप फर्म से निकाल दिया जाएगा। तो ये सारे टर्म्स हैं, ध्यान रखना। पार्टनरशिप डीड के लिए कोई ऐसा जैसा फॉर्मेट नहीं है, इट्स अ सिंपल अग्रीमेंट जिसमें ये ब्रॉडली सारे के सारे टर्म्स होने चाहिए। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इसीलिए यहाँ नीचे क्या लिखा है, अ फर्म मे ऐड और डिलीट एनी ऑफ द प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द फर्म। इज दिस क्लियर? फिर आप देखो, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो एक होता है, देखो जिसको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर कौन, जो बेसिकली पार्टनर बनने के लिए अग्री किया है, और ये इंपॉर्टेंट है, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द
कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ एक्टिव पार्टनर। अब ध्यान रखना यहाँ पर अलग अलग नाम है, एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, ऑब्स्टेंसिबल पार्टनर, तो ये तीनों का मतलब क्या है, सेम। फिर एक आता है आपके पास जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर या फिर डोरमेंट पार्टनर। आपको याद होगा डोरमेंट कंपनी हमने पढ़ा था, फिलहाल ये कंपनी कुछ काम नहीं कर रहा है, स्लीपिंग है। सो स्लीपिंग पार्टनर इज बेसिकली द वन हु डज नॉट टेक एक्टिवली पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। अब ध्यान रखना, अगर एक एक्टिव पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इनको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इस एक्टिव पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, अगर वो अपने आप को फ्यूचर लाइबिलिटी से बचाना चाहता है तो। क्यों? क्योंकि देखो, सपोज करो गौरव और आदित्य और मैं, हम तीनों पार्टनर्स हैं, लेकिन ज्यादातर काम कौन करता था, गौरव ही करता था। तो गौरव वॉज अ एक्टिव पार्टनर, मैं और आदित्य हम क्या थे, स्लीपिंग पार्टनर थे। तो लोग हमें ज्यादा जानते होंगे या गौरव को ज्यादा जानते होंगे, गौरव को। तो बेसिकली उसके बाद में अगर मैं या आदित्य हम कोई एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से कुछ नुकसान होता है और गौरव रिटायर कर गया, उसके बाद भी उसको वो नुकसान झेलना पड़ता है, और वो झेलना पड़ेगा भी, क्योंकि जब वो एग्जिट किया उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि देखो मैं इस फर्म के साथ एसोसिएटेड था, आनंद और आदित्य दोनों मेरे पार्टनर्स थे, लेकिन आज की डेट में मैं इनका पार्टनर नहीं रहा हूं, मैं बिजनेस से निकल गया हूं, तो अब आप अपना खुद देख लेना। तो एक एक्टिव पार्टनर जब रिटायर होएगा तो उसको यहाँ पर पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप देखते हो स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, तो उसके लिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर के अंदर यहाँ बोलता है कि आपको कोई भी नोटिस देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये प्रॉफिट एंड लॉसेस को तो डेफिनेटली शेयर करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो लाइबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, बट they are not required to give any public notice when they retire from the firm। आप बताइए, क्या ये क्लियर हुआ आपको, एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर, क्या ये क्लियर हुआ? फिर आपके पास एक आता है जिसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर क्या है, जो अपना नाम दे के रखा है, वो पार्टनर है नहीं पर वो नाम दे के रखा है। जैसे देखो, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज मैं अपना प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मैं अपना ऑफिस सेटअप कर रहा हूँ। अब मैं बोलता हूँ सर, मैं अपने एक सीनियर के पास गया, मैंने बोला सर देखो कोई अकेले मेरे को काम नहीं देगा, क्योंकि हर कोई क्या बोलेगा, यार तू तो नया है, एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सही बात है। सर बोले तू क्या चाहता है, मैं बोला सर आप एक काम करो, आप सिर्फ इस तरह से मेरे फर्म में नॉमिनल पार्टनर बन जाओ, मतलब नेम से एक पार्टनर बन जाओ, ऐसा शो कर दो कि आप मेरे भी पार्टनर हो और हम दोनों मिलके ये पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से शो कर दोगे तो मैं जब लोगों को अप्रोच करूंगा तो इट विल बी सो बेनिफिशियल, एंड पीपल विल ऑल्सो गिव मी वर्क, और वो समझेंगे कि मैं काम कर सकता हूँ, नहीं तो शायद सर लोग मेरे को इतना सीरियसली ना ले। आ रहा है आपको समझ में, राइट? तो ये क्या हो गया, ये हो गया नेम से एक पार्टनर, विच मीन्स यहाँ पर गौरव सर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे गौरव सर एक है, ठीक है, तो वो गौरव सर है, या फिर जैसे एक और विशाल सर है, दो मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया मेरे प्रैक्टिस के अंदर। तो अगर मैं विशाल सर को बोलूँ कि सर आप अपना नाम मुझे दे दो, या गौरव सर को मैं बोलूँ सर आप अपना नाम मुझे दे दो, आप बस खाली शो कर दो कि आप और मैं हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो बस काम हो जाएगा। कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा ना, आपको बस खाली प्रिटेंड करना है कि आप मेरे साथ हो, बस चल जाएगा, तो भी काम हो जाएगा। तो ये वाला सिनेरियो है, ठीक है। सो ही इज नॉट एंटाइटल टू द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो मेहनत मैं कर रहा हूँ, सब काम मैं कर रहा हूँ, वो खाली अपना नाम दे रहे हैं। आप ना तो कोई पैसा लगाओगे वहां पे, ना बिजनेस में पार्टिसिपेट करोगे। और यहाँ पर एक चीज है दैट यू आर स्टिल लायबल टू द थर्ड पार्टी, राइट? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो नॉमिनल पार्टनर है। फिर अगर आप देखो पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट्स ओनली, कई बार अकाउंट्स में आपने देखा होगा मैनेजर, है कि नहीं, जो मैनेजर होता है उसको पार्टनर बना देते हैं और उसको बोलते हैं देख भाई तेरे को सिर्फ प्रॉफिट्स है, लॉसेस होगा तो तेरे को कुछ भी पे नहीं करना होगा। ऐसा देखा है आपने अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन? आई एम श्योर आपने ऐसा क्वेश्चन अकाउंट्स में देखा होगा। यस और नो? नहीं? आपने अकाउंट्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा?
सीरियसली आपने अकाउंट्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा? ओके, एनीवे आप वहां पर अकाउंट्स जब पढ़ोगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो वहां पर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जहां पर क्या होगा कि अ, जैसे इस तरह से रहेगा, ए, बी एंड सी ये तीनों पार्टनर्स हैं, और ये डी को भी पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है, और डी इनका मैनेजर होता है। तो उस मैनेजर को ये लोग पार्टनर बनाते हैं और इसको क्या बोलते हैं कि देख भाई, तेरे को प्रॉफिट्स ही देंगे, ये जो प्रॉफिट्स है तेरे को सिर्फ प्रॉफिट्स होंगे, तेरे को अगर लॉसेस हुआ तो वो लॉस ए अकेला बियर करेगा या बी बियर करेगा या ये तीनों इस तरह से करके बियर करेंगे। तो बेसिकली आपने क्या किया है, यू हैव मेड हिम द प्रॉफिट्स। तो बेसिकली प्रॉफिट्स अकाउंट्स में देखना, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। सो पार्टनर इन द प्रॉफिट्स ओनली, तो ही इज द वन हु इज एंटाइटल्ड to share profits only, and he's not liable for the losses. He's liable to the third party for all the acts which is done, but only for the profits. ठीक है, फिर देखिए मतलब जितना उसको प्रॉफिट मिला है उतना, उससे ज्यादा नहीं। वो बोलेगा मेरे को 4 लाख का प्रॉफिट मिला है, तो ठीक है 4 लाख का आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, वो कर सकता है। तो एट द मैक्स वो अपने घर पे 0 रुपीज लेकर जाएगा, बट उसके घर से कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा इनकमिंग पार्टनर। तो इनकमिंग पार्टनर क्या होता है? इनकमिंग पार्टनर इज बेसिकली वन हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, उसको हम बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर हु लीव्स द फर्म, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर या फिर आउटगोइंग पार्टनर। और इस आउटगोइंग पार्टनर को क्या करना पड़ता है? पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक ही रिमेन्स लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स विच आर डन। फिर आ जाता है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आप ऐसा एक्ट कर रहे थे, आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि आप पार्टनर हो, और आपके उस एक्टिंग की वजह से सामने वाला भरोसा किया और पार्टनरशिप बिजनेस में घुस गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे अब आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते कि देखो इन एक्चुअल तो मैं पार्टनर हुई नहीं। जैसे आपके सामने मैं ऐसे बिहेव करता हूँ कि मैं और गौरव हम दोनों पार्टनर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं और गौरव हम दोनों पार्टनर्स हैं। आदित्य लेट्स से इसके बेसिस पे हम दोनों के साथ बिजनेस कर लेता है। बाद में आदित्य को पता चलता है कि मैं तो पार्टनर हुई नहीं, अकेला गौरव पार्टनर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। अब मैं बाद में आदित्य को ये नहीं बोल सकता नुकसान होने के टाइम पे कि आदित्य कुछ नुकसान हुआ है, गौरव ने पेमेंट नहीं किया तो मुझे कुछ मत बोलो, क्योंकि मैं तो उस फर्म का पार्टनर हुई नहीं। तो गौरव बेसिकली यहाँ पर आदित्य क्या बोलेगा, सर आप प्रिटेंड कर रहे थे ना उस दिन तो आपने ऐसा बिहेव किया था कि आप ही पार्टनर हो। तो यहाँ पर एस्टोपल, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल लग जाता है, दैट यू कैनॉट डिनाई टू व्हाट यू हैड ऑलरेडी सेड। सो व्हेन अ मैन holds himself out as a partner or allows others to do it, then he is stopped from denying the character he assumed and upon the faith of which the creditors may be presumed to have acted। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। तो उस इंसान के ऊपर ये लाइबल हो जाएगा। तो बेसिकली ही इज लाइबल टू द फर्म, बट ही इज लाइबल ओनली टू दैट पर्सन जो बेसिकली भरोसा किया कि ये पार्टनर है और उसके बाद उसने एक्ट किया। सो अ पर्सन में हिमसेल्फ और बाय हिज वर्ड्स कंडक्ट have induced others to believe that he is a partner, or he may have allowed the other to represent him as a partner. So this, इन दोनों ही केस में रिजल्ट क्या रहेगा, आइडेंटिकल। जैसे आप ये देखो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी गुड एग्जाम्पल दे हैव गिवन हियर इन द मॉड्यूल, जिसमें आपको क्या बताया हुआ है कि एक्स एंड वाई दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स इंट्रोड्यूस्ड ए एज अ मैनेजर एज हिज पार्टनर। ए जो उसका मैनेजर है उसको उसने रिप्रेजेंट किया कैसे, कि वो मेरा पार्टनर है जेड के सामने, और ए ने कुछ नहीं बोला, ए रिमेन्ड साइलेंट। जेड द ट्रेडर बिलीविंग दैट ए इज अ पार्टनर सप्लाइड 100 टीवी सेट्स, ठीक है, ऑन क्रेडिट। आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड जेड डिड नॉट गेट द अमाउंट। अब आप मुझे बताओ, क्या जेड सिर्फ एक्स और वाई के अगेंस्ट केस फाइल करेगा, या जेड एक्स वाई और ए के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है? तो आंसर इज वो एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ए के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ए ने क्या किया था, यहां पर देखो ए रिमेन्ड साइलेंट, करेक्ट। सो इन दिस गिवन केस ए द मैनेजर इज ऑल्सो लाइबल फॉर द प्राइस
because he becomes the partner by holding out, because he remained silent. So it is only the person to whom, अच्छा ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि कल को यहाँ पे कोई और भी PQRS हर कोई आके यहाँ पे बोले मेरे को भी नुकसान हुआ, मेरे को भी नुकसान हुआ, पैसा दो। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये उसी को लायबल होगा जिसको इसने क्या किया है, मतलब जिसने इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It's very, very important that it is only the person to whom the representation has been made and who has acted thereon will have the right to enforce the liability arising out of the holding out. Very, very important ये point. Is this clear? Guys, is this clear? तो क्या मेरे और गौरव वाले केस में आदित्य पेनल्टी मांग सकता है? आदित्य नुकसान का पैसा मेरे से मांग सकता है? आंसर इज यस। लेकिन कल को श्रुति उठ के आए और वो बोले कि सर आपने तो आदित्य के सामने बिहेव किया था ना कि आप पार्टनर हो, तो चलो सर आप पार्टनर हो तो मेरे को नुकसान दो। तो यहाँ पर मैं फिर श्रुति को क्या बोलूंगा कि श्रुति आई एम नॉट लायबल टू यू। क्यों? क्योंकि मैंने आपके सामने बिहेव नहीं किया था, मैंने आदित्य के सामने बिहेव किया था। तो आदित्य अगर मुझसे पैसे मांगता है तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन आप किस बात का पैसा मांग रहे हो? ठीक है, आपके सामने तो मैंने इस तरह से कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया था। सो एस्टोपल का प्रिंसिपल सिर्फ उसी के सामने लगेगा जिसके सामने आपने इस तरह से एक्ट किया था, राइट? सो यू मस्ट ऑल्सो नोट दैट the purpose for fixing the liability on a person by representation led to another. It is not only to show that he was actually actuated by the fraudulent intention। तो ये आपके पास रहेगा। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट बताया कि हाँ, अगर कोई पार्टनर है जो पब्लिक नोटिस दिए बिना निकल जाता है, ठीक है, तो वहां पर वो लायबल रहेगा। और एक और पॉइंट यहाँ पे है कि PQRS ये चारों पार्टनर थे, S रिटायर हो गया विदाउट गिविंग द पब्लिक नोटिस, और उसका नाम जो है वो कंटिन्यूसली यूज हो रहा था ऑन द लेटर हेड। ना S is also liable by the holding out to the creditors who have lent the money on the faith that he is also a partner। तो ये आपको पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखने हैं। इसी के अंदर एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आप देखो PQRS थे, एस ने यहाँ पर रिटायर किया और उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, लेकिन फर्म अभी भी किसका नाम यूज कर रही थी? एस का नाम यूज कर रही थी। तो क्या इस केस में, क्या एस लाइबल होगा? वेर एस हैज रिटायर्ड एंड एस हैज गिवन द पब्लिक नोटिस, क्या वो यहाँ पर लाइबल होगा? आंसर इज नो, वो यहाँ पर लाइबल नहीं होगा। क्यों लाइबल नहीं होगा? बिकॉज उसने पब्लिक नोटिस दे दिया है। तो जस्ट बिकॉज द रिटायरिंग पार्टनर्स नेम इज बीइंग यूज्ड, that does not make the person liable. Also, that will not make S eligible to ask for profit। तो वो ऐसा भी नहीं बोल सकता एस को कि यार मतलब एस फर्म को ऐसा भी नहीं बोल सकता मैं रिटायर तो कर गया लेकिन अभी भी तुम लोग मेरा नाम यूज कर रहे हो, सो गिव मी प्रॉफिट। सो दैट ऑल्सो इज नॉट अलाउड। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, देन दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा खत्म, यूनिट 1 फिनिश हो गया। अब आने वाले 2 लेक्चर में आई थिंक हमारे 2 यूनिट्स और कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें टोटल 3 यूनिट्स है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। तो ये फिनिश करने के बाद फिर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम रिविजन टेस्ट पेपर्स को पिक करेंगे और रिविजन टेस्ट पेपर्स को हम उठाकर सॉल्व करेंगे। तो ये नेक्स्ट आपका आता है रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा आपका मंडे को लंबा खिंच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा मंडे को थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है, हो सकता है शायद 6 भी बज जाए। तो मेरे बाद कोई और लेक्चर होता है आप लोगों का? ओके, तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर आपका 6 बजे तक खिंच जाए, क्योंकि इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक साथ फिनिश कर दूंगा। प्रोबेबली अगर 2 घंटे के अंदर मतलब 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो थोड़ा अगर एक्स्ट्रा टाइम लगे तो आप कॉफी चाय का प्रबंध अपने पास रखना, ताकि आप उसको सिप करके अवेक रहो पूरी क्लास में। ओके, सो एनीवे दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।